अम्बेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एवं माता रमाबाई जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, झलकारी बाई जी, अवंतीबाई लोधी जी, साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, नरेश सिंह यादव जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन आदरणीय भिक्खू संघ, हमारे साथी राजेश सोनाग्रे जी और उनकी टीम, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जयस, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, भीम सेना, समता सैनिक दल एवं सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और वकौड़े जी भी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं। अब इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, सोशल वर्क के लिए उनको भी मैं बधाई देता हूं। आज चिंतन का समय है। जिस तरीके से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस तरीके से लड़ाई को लड़कर जीतना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह लड़ाई कोई तलवार से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को आप बंदूक से, ताकत से नहीं लड़ सकते। यह कोई लाठी और गोली से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई बुद्धि और विवेक से लड़ी जाने वाली है। यह लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा मानवतावादी है, समतावादी है, न्यायवादी है, बुद्धवादी है, अंबेडकरवादी है, और दूसरी विचारधारा विषमतावादी है, अन्याय पर टिकी है, जो इंसानियत के खिलाफ हैवानियत पर टिकी है, जिसमें शोषण और उत्पीड़न नजर आता है, जिसे मनुवादी विचारधारा कहते हैं। तो यह लड़ाई अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। हम लोग जातियों को खत्म करके, देश में फैली विषमता को खत्म करके, न्याय पर आधारित समाज, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री और शील के ऊपर आधारित, पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाली जो तथागत बुद्ध की विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो मनुवादी विचारधारा है, जो शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, जिसने पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा किया है, जिसने पूरे देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया है, जो नफरत फैलाती है, लेकिन नफरत से नफरत फैलती है, झेर से झेर फैलता है, प्यार से प्यार फैलता है। हम प्यार फैलाएंगे, नफरत से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग भी नफरत की बातें करेंगे तो हम लोगों में और उन लोगों में फिर कोई अंतर नहीं बचेगा। हम तो तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हमारे समाज के पास खेती की जमीन क्यों नहीं है। जितने बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे उसको अनुसूचित जाति कहें, चाहे अनुसूचित जनजाति कहें, चाहे पिछड़ा वर्ग कहें, चाहे फिर वो किसी भी कारण से धर्म बदलकर आज धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हों, इन सब के अगर रंग रूप को देखेंगे तो लगेगा कि हम सब लोग भारत के मूल निवासी हैं। इसीलिए हम लोग उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। तो शोषितों में जातियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शोषित शोषित भाई भाई एकजुट होंगे तो ईमानदारी से लड़ पाएंगे, एकजुट होंगे तो लड़ाई को जीत पाएंगे, टुकड़ों में बटेंगे तो हारना तय है।
यह आपको तय करना होगा, आप टुकड़ों में बंट के लड़ना चाहते हैं या एकजुट होकर लड़के जीतना चाहते हैं। हम अगर सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं तो सबसे पहले हमें सच को जानना होगा, और सच को अगर जान लें तो सच को मानना होगा। तथागत बुद्ध ने कहा था, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े महाग्रंथ में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही है, या किसी राजा ने कही है, या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको जानो, उसको समझो, उसको बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस के देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है, तब आप उस बात को मानो। हम लोग कहते तो हैं हम तथागत बुद्ध को मानते हैं, हम लोग कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम बुद्ध को मानने की तो बात करते हैं, लेकिन बुद्ध के विचार को अपने आचरण में नहीं उतारते। हम लड़ाई को भावनात्मक तरीके से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई भावनाओं से नहीं, बुद्धि और विवेक से जीती जाती है। हमें यह बात समझनी होगी। अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली, पूरे भारत का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका पूरे दुनिया में नाम है, जिसको आयुर्विज्ञान संस्थान बोलते हैं, एम्स बोलते हैं, एम्स के अंदर एक मेडिकल का छात्र था जो मीणा समाज से था। वो छात्र, उस छात्र को जानबूझकर जाति की वजह से, चूंकि वो अनुसूचित जनजाति में आता था, मीणा समाज से था, उस छात्र को फेल कर दिया गया। वो छात्र बहुत ही ब्रिलियंट था, आउटस्टैंडिंग था, बेहद काबिल था। उसने सोचा कि मैंने तो इतना बढ़िया पेपर किया, फिर मुझे फेल क्यों कर दिया। वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसके बाद जब वो मुद्दा बना, उसकी वो कॉपी बाहर जांच के लिए भेजी गई, तो आपको सबको ये जानकर ताजुब होगा, वो मीणा समाज का, हमारे समाज का बच्चा उस पूरे ग्रुप में टॉपर था। तो जो टॉपर था, जाति की वजह से उसको फेल कर दिया। इसको कहते संस्थानिक हत्या। ये आत्महत्या नहीं थी, ये समाज के हक अधिकार के लिए उस बच्चे का बलिदान था। उसके कुछ ही वर्षों बाद आपने देखा किस तरह रोहित वेमुला को इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना उत्पीड़ित किया कि उसको भी अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन उसे हम आत्महत्या कहें या हत्या कहें, यह संस्थानिक हत्या थी। जब संस्थान में बैठे प्रशासक न्यायपूर्ण निर्णय ना ले, तो कई बार ब्रिलियंट से ब्रिलियंट छात्र भी डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये रोहित वेमुला की आत्महत्या नहीं थी, ये संस्थानिक हत्या थी, जिसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर दिया, एक अलग तरह की ज्वाला को प्रज्वलित किया। पिछले कुछ समय पहले की एक बात मुझे याद आती है। दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल सफदरजंग अस्पताल में 25 बच्चों को कई साल तक मेडिकल के छात्रों को फेल किया गया। जब वो मुद्दा बना, कोर्ट में केस गया और ये ऑर्डर हुए कि इनकी कॉपियां बाहर से जांच की जाए। उनकी कॉपियों को बाहर जांच के लिए भेजा गया। जब उनकी कॉपी बाहर जांची गई, आपको जान के ताजुब होगा, वो 25 के बच्चे पास हो गए। तो जानबूझ के हमारे काबिल बच्चों को फेल किया जाता है। मैंने इसका रिकॉर्ड चेक किया कि पूरे भारत के अंदर जितने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे सुसाइड करते हैं, वो बच्चे किस जाति के होते हैं, आपको जानकर ताजुब होगा। 95% से ज्यादा बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर सुसाइड करते हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के होते हैं। इसका मतलब शोषण कब तक चलेगा? ये जाति के आधार पर जो छुआछूत का वातावरण आखिर कब तक देश को खोखला करता रहेगा? कब तक आखिर देश के न्यायालय और देश की सरकारें खामोश रहेंगी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो खेती की जमीन हो, चाहे वो जंगलों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे पहाड़ों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे नदियों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे खनिज और पदार्थ की खाने हो, वहां से उत्खनन होता हो, अरबों खरबों रुपया जहां से पैदा होता है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, खेती की जमीन, जल जंगल और खनिज पदार्थ की खाने, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा होता है? बताइए, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा होता है? माँ के पेट से लेके अगर पैदा नहीं होता तो केवल कुछ ही लोग देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों हैं? कुछ ही लोग देश के खेतों के मालिक क्यों हैं? उसमें देश के गरीब लोग, उपेक्षित लोग, शोषित लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मालिक क्यों नहीं हैं? जिसकी खेत की जमीन एक्वायर होती है उनको तो करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो आदिवासी, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग जंगलों के मालिक थे, हजारों साल जिनकी पुश्तें जिस जमीन पे गुजर गई, वहां से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए उन जनजाति के लोगों को विस्थापित किया जाता है और मुआवजा तक भी नहीं मिलता। क्यों? क्या इसे न्याय कहेंगे?